पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने 7 अगस्त को एक प्रेस नोट निकाला है। ये इसमें दो खास बातें हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसकी ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन हो रखा है सऊदी के साथ, कुवैत ने रेटिफाई कर दिया है और भी मुल्क करेंगे। इशारा है इजराइल की तरफ। इजराइल कुछ भी करेगा तो तीनों कंट्रीज उसके साथ खड़ी होंगी। अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो दो कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी इस एग्रीमेंट के तहत। एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात। पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को। और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए, ऐसा है जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है। प्राइम मिनिस्टर को 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में। इजराइल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इजराइल जाने का मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि हम शामिल हो गए इस लड़ाई में एक साइड पर, और वो साइड जो है वो हारी साइड है। और जहाँ तक इस जंग का ताल्लुक है, देखिए ये जंग जो कि अमेरिका और इजराइल ने करी थी धोखे के साथ ईरान के ऊपर, ये 8 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। जब पहला फेज हुआ था एयर कैंपेन का अमेरिका की, उसके बाद खत्म हो गई थी। अब आप वही बात को दोबारा करते रहिए, नतीजा अलग नहीं आएगा। अच्छा, इससे क्या हासिल हुआ है? एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो बड़ी बात क्या हुई है कि हम जो बातें करते रहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई सोच आ रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, एक नहीं है, अब अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। तो उसकी जो सोच थी, उस सोच में एक खास बात थी जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपका और मेरी प्रॉब्लम्स हैं, 2 तरीके से ये हल हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम आपस में बैठ के बातचीत करें और देखें कि जो मेरी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम है, दोनों जो है कॉम्प्रोमाइज से सुलझाई जा सके, उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी बोलते हैं। दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब ये होता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, मुझे वो पूरी मुकम्मल करनी है, आपकी जो सिक्योरिटी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ योर सिक्योरिटी। तो उसमें जंग होती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो ये एक नई सोच है जो कि ईरान की फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची। ये देखिए, इन्होंने अप्रैल और मई के महीने में दौरा किया था रशिया का। अप्रैल में ये रशिया गए थे, जहाँ ये प्रेसिडेंट पुतिन से मिले सेंट पीटर्सबर्ग में। उसके बाद चाइना गए, वोंग ही से मिले, उनके विदेश मंत्री से। उसके बाद वापस आए। उसके बाद उन्होंने 29 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट करी थी अब्बास अराक्ची ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जरूरत है लड़ाई के बाद एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। एक नई चीज हमें चाहिए है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, और उसमें जो है पाकिस्तान को शामिल किया गया है। क्योंकि अगर आप MOU देखिए जो साइन हुआ था 17 जून को, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने उसका नाम ही रखा है इस्लामाबाद MOU, तो उसमें पाकिस्तान शामिल है। तो अभी क्या हुआ है कि ये 4 मुल्क थे जब ये जंग चल रही थी, मार्च के महीने में बहुत दबा के चली है। ये 4 मुल्क हैं, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ये इनफॉर्मली आपस में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या था कि जैसे रीजनल कंट्रीज को बताना कि भाई देखिए आप जो है लड़ाई को बढ़ाइए मत, ये सब बातें कर रहे थे। अब वो चीज़ फॉर्मल हो गई है। इजिप्ट को छोड़ के बाकी जो 3 कंट्रीज हैं, जो कि टर्की हो गई, सऊदी हो गई और पाकिस्तान हो गई, और अब जो फॉर्मल एग्रीमेंट आया है, पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने 7 अगस्त को एक प्रेस नोट निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये इसमें 2 खास बातें हैं। एक बात है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया कि जब अमेरिका की फौज यहाँ से चली जाए और जाएगी वेस्ट एशिया से, तो उसके बाद क्या होगा कि सारी जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं और ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं, शिया सुन्नी का कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी तय करेंगी। उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसकी ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन हो रखा है सऊदी के साथ, कुवैत ने रेटिफाई कर दिया है और भी मुल्क करेंगे। तो आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी, अपनी और प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व करें, इसे बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। दूसरी बात है कलेक्टिव डिटरेंस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बाहर की कंट्री है या वेस्ट एशिया में, इशारा है इजराइल की तरफ, अगर इजराइल जो अभी कह रहा है मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा, और उसकी ड्रीम आप जानते हैं ग्रेटर इजराइल बनाने की है, उसके रिश्ते टर्की के साथ अच्छे नहीं है। अब वो दोनों आपस में कुछ करते भी रहते हैं, पर ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि हमें खतरा। अब ये इशारा साफ है कि अगर आप कुछ भी करेंगे, एक 3 कंट्री में से इजराइल कुछ भी करेगा, तो तीनों कंट्रीज उसके साथ खड़ी होंगी। तो ये 2 बातें हुई हैं इसमें जो खास बात है। जी, अब मैं इसको भारत से भी जोड़ना चाहूंगा जी, कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो 2 कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी इस एग्रीमेंट के तहत। किसी भी देश पर हमला होगा, मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी, पहले ये सऊदी अरब के साथ था। ना, इसको इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को जरूरत है इन 2 कंट्रीज की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे।
जंग जो है, अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो तो दूसरी बात है। लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात, पर क्या होगा कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल थ्री, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फौज वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर जरूरत होगी फौज की, क्योंकि टर्की की जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग है और उनको कई और चीजें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से, तो ये तीनों मुल्क जो है एक साथ खड़े होंगे और इसमें और मुल्क भी जुड़ेंगे। इसमें अभी इजिप्ट भी जुड़ेगा, पर उसमें वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि इजिप्ट का एक कैंप डेविड अकॉर्ड है 1979 का इजराइल के साथ, जिसका मतलब ये है कि इजिप्ट किसी भी एग्रीमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो और भी आएंगे, कुवैत भी इसमें आएगा, कतर भी आएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्रीमेंट तो है ही है, पर जो बाइलैटरल एग्रीमेंट भी है वो भी है। वो बाइलैटरल एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली इसमें नहीं चले जाएंगे, वो अलग है। तो ये बेसिकली एक खाका बन रहा है, एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन रहा है वेस्ट एशिया में अमेरिका फौजें जाने के बाद का। जी, लेकिन जो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी जब ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी सऊदी अरब में जो अमेरिकी अड्डे थे उन पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने 15,000 सैनिक भेजे वहाँ और अपने एयरक्राफ्ट भी भेजे। तो चूंकि सऊदी अरब पर हमला हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। तो ये जो भी इस पैक्ट में शामिल हो रहे हैं, उनके बीच बेशक अभी खुल के ना कहा जा रहा हो, लेकिन ये ऐसी सूरत जब बनेगी तो ऑफकोर्स वो जुड़ेंगे, मदद भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी टर्की मदद कर रहा था। तो ये भारत के लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। देखिए, मैं ये इसको इस तरह नहीं बोलूँगा। जो पाकिस्तान और सऊदी का एग्रीमेंट हुआ है वो 2025 में हुआ था, ठीक है ना, वो पहले हो गया था। और जहाँ तक अगर आप देखिएगा तो 1970 से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तानी मिलिट्री है, वो सऊदीज की मदद कर रही है, वहाँ उनकी फौजें जाती है। जो चीज़ हो रही थी उसको उन्होंने फॉर्मल कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे सऊदी और यमनीज की लड़ाई चल रही है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की फौज यमनी से लड़ाई करेगी? उसका जवाब है नहीं। उसका क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव डिफेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां तक पाकिस्तानियों का सवाल है, वो ये कोशिश करेंगे कि जो दोनों साइड हैं, यमनीज या हूती जो हम बोलते हैं और सऊदीज हैं, उनसे बातचीत करके कि आप किस तरीके से अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी बैठ के बातचीत करिए। आपकी प्रॉब्लम 12 साल पुरानी है, अब फिर से शुरू हो गई है, तो उसको जो आप तय करिए टेबल पे बैठ के। ये इसका मतलब है। टर्की हमेशा से कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब कश्मीर का मामला अगर फिर से पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है तो उसे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस पैक्ट के होने के बाद। और इसका अगर एक्सपांशन होता है उस एरिया में, जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरे देश भी अभी शामिल होंगे। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इस्लामी नाटो है, लेकिन कल को ये उस तरह का भी शेप ले सकता है। बातचीत तो बहुत अरसे से हो रही इसमें है। आपने दो बातें उठाई हैं। पहली बात तो ये नाटो नहीं है। नाटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कलेक्टिव डिफेंस का है, वो अलग है। ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है, पहली बात। दूसरी बात यह है, देखिए पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर। अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ, मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। अफ्रीका में आज जो 54 मुल्क हैं उसमें 20 मुल्क हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, तो उनके साथ भी वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कश्मीर का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, ये बांग्लादेश भी है। अभी किसी भी दिन हमें खबर मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ भी पैक्ट हो गया। 3 मुल्क हैं मेजॉरिटी, जिनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स। आप देखेंगे ये तीनों एक साथ खड़े होंगे। कश्मीर का जो इशू है, ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है। रशिया कुछ नहीं बोलेगा, पर चाइना बैक करेगा किसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करे या कहीं करे, वो करेगा। और अमेरिका तो है ही साथ में इसके। देखिए, पाकिस्तान आज इकलौता मुल्क है जो तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और कोई कंट्री नहीं है। और पूरे वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है। नहीं, देखिए, वो पकड़ मैं नहीं बोलूंगा, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव जो है वो ईरान का है, बैकिंग जो है चाइना और रशिया की है, और उसमें बहुत सारा काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे इसको मैं देखूंगा। हाँ, मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी देखना चाहता हूँ कि वेस्ट एशिया में हमारे लगभग 90 लाख लोग काम कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। चाबहार तो लगता है कि हाथ से चला ही गया। वो जो कॉरिडोर हम सेंट्रल एशिया के लिए ईरान होकर बनाने से, उसका क्या है भविष्य हमें पता नहीं। तो एक एक करके इंडिया लूज कर रहा है सारा कुछ वेस्ट एशिया में। अब मैं आपको बेहतर बात बताता हूँ। जहां तक छबहार का सवाल है, वो प्रेशर ईरान का नहीं आ रहा है, वो प्रेशर अमेरिका का आ रहा है, जो हम जिसको बोलते हैं हमारे एलाइज हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ही गलत है। जहां तक हमारे रिश्ते हैं, जो गल्फ खाड़ी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं कहेगा सऊदी से या यूएई से कि साहब आप उनको निकाल दीजिए,